एक्सरसाइज नंबर 7.2 टॉपिक हमारे पास है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सुनिए ध्यान से तरीका क्या है काम करने का। लिखा है इंटीग्रल ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। आपको करना क्या होता है इसके अंदर, सिर्फ आपको एक ऐसा फंक्शन ढूंढना होता है जिसका डिफरेंशिएशन आपके पास रखा हुआ हो, उसको आपको टी मानना होता है। जैसे कि आप यहाँ ध्यान से देखो तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x है, लेकिन अगर हम साथ में 1 को भी इसी के साथ कंसीडर कर लें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन भी 2x ही है। तो इसलिए अगर कभी भी किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास ऊपर पड़ा हो और उसके साथ प्लस माइनस में कोई भी कांस्टेंट लिखा हो तो आप उसको भी टी में ही इंट्रोड्यूस कर कर चलेंगे। यानी कि हमने यहाँ पर लेट कर लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी मान लिया, डिफरेंशिएशन करा तो इसका 2x और इसका dt बाई dx, बाई के dx को इधर ले आएंगे तो 2x dx किसके इक्वल हो गया बेटे। आप इस पूरी वैल्यू को उठाकर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो i बराबर हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह आ गया t और 2x dx की जगह आ गया पूरा dt, तो इसका मतलब 1 अपॉन टी dt आ गया। आपने फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड एक्स होता है, तो 1 अपॉन टी का लॉग मॉड टी प्लस सी हो जाएगा। अकॉर्डिंगली टी की वैल्यू हम यहां से उठा के इसमें पुट कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर इन प्लस सी। यहाँ मैंने मॉडुलस नहीं लगाया क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपने आप में एक पॉजिटिव वैल्यू है, चाहे आप एक्स को कुछ भी पुट कर लो आपको हमेशा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ही मिलेगा। 1 से छोटी तो आने की नहीं इसकी वैल्यू, तो इसलिए इसमें मॉडुलस ना भी लगाएं तो चलेगा। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, इसी के ध्यान दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन, i इज इक्वल्स टू लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स और dx, ये क्वेश्चन है। सर आपको इसमें से सिर्फ और सिर्फ ये पहचानना है कि किसका डिफरेंशिएशन आपके पास पड़ा हुआ। लॉग एक्स का, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स होता है और वो अपॉन में रखा हुआ है मेरे पास। तो मैं क्या करूंगा, मैं लेट कर लूंगा लॉग एक्स को टी मान लूंगा बच्चे। तो 1 अपॉन एक्स और dx, ये जो dt बाई dx का dx आना था वो मैंने पहले यहाँ लिख दिया इक्वल्स टू dt। तो 1 अपॉन एक्स और dx की जगह तो dt आएगा। लॉग एक्स को t माना था तो ये क्या हो गया भाई, टी स्क्वायर dt। अब हम टी स्क्वायर को उठाकर इंटीग्रेट करेंगे, क्या होता है भाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन, टी क्यूब अपॉन 3। शाबाश, टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, टी की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर तो 1/3 लॉग एक्स का होल क्यूब और प्लस सी, ये आंसर रहेगा। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तीसरा क्वेश्चन समझिए, लिखा है i बराबर इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स और dx। मुझे दिख रहा है भाई इन दोनों में से x कॉमन है तो आप x कॉमन ले लेंगे लेकिन उसे इंटीग्रेशन से बाहर नहीं लाएंगे। ये लिखा है 1 प्लस लॉग एक्स अंदर रह गया और इंटू dx। हाँ भाई, किसका डिफरेंशिएशन पड़ा है, x का, x का तो 1 होता है, log x का, log x का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है, लेकिन log x के साथ 1 प्लस में लिखा है। मैंने आपसे एक बात कही थी, आप यदि कभी भी कुछ भी प्लस माइनस में कांस्टेंट लिखा हो तो उसके साथ इंट्रोड्यूस कर लें। ठीक कह रहे हैं आप लोग कि 1 प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव पूरा रखा है मेरे पास, तो मैंने यहाँ कंसीडर कर लिया 1 प्लस लॉग एक्स को टी मान लिया, डिफरेंशिएशन किया तो log x का 1 अपॉन एक्स, इसका तो 0 हो गया
इसका dt बाई dx, बाई के dx को इधर ले गए तो इक्वल में क्या रह गया 1/x और dx तो dt हो गया, इसे t कहा। तो I बराबर इंटीग्रल 1/t dt रह गया क्या, 1/t का इंटीग्रेशन log mod t प्लस c, t की वैल्यू रख दो भाई यहां से उठा के, तो ये आ गया log mod 1 प्लस log x और प्लस c। कोई परेशानी किसी को? क्लियर है सभी को यहाँ तक? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताओ शिवांश। सर क्वेश्चन 2 में एक चीज पूछनी थी सर, हम log x को होल स्क्वायर नहीं ले सकते t पूरा? नहीं, आप log x के होल स्क्वायर को t मानोगे, अगर सुनो समझो बात को, अगर आप log x के होल स्क्वायर को t मानोगे तो उसका डिफरेंशिएशन होगा शिवांश 2 log x, और फिर log x का होगा 1/x dx चेन रूल के अकॉर्डिंग। इसमें log x दोबारा कहां से लाओगे जब आपने इस पूरे को t मान लिया? फिर ऊपर से उठा के उसकी वैल्यू रखोगे रूट टी में, फिर वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यस तो जिसका डिफरेंशिएशन सीधा रखा है ना उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड लेट करो ताकि गलती होने के चांसेस ही ना हो। क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है कभी भी। अगर आपने कैलकुलेशन टिपिकल कर दी तो परेशानी किसके लिए होगी? आपके लिए। टीचर को समझ में नहीं आने की आपने कर क्या रखी उसके अंदर गड़बड़, तो वो आपके मार्क्स काट लेगा। दोनों तरह से लॉस आपका है, समझ आ गया तो भी नुकसान है, नहीं आया उसकी समझ में तो भी नुकसान है। ऐसा कोई काम नहीं करना हमें। क्लियर है भाई मित्तल साहब? यस सर क्लियर है। चलिए चौथा सवाल लिखा है आई बराबर इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स और डीएक्स। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, कहने लगे जी साइन एक्स को टी मान लो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स पड़ा है, तो cos x के साथ dx भी तो मल्टीप्लाई में होना चाहिए था, जबकि ये dx तो इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है। अगर cos x अकेला लिखा होता अलग से, उसके साथ साइन ना होता। फिलहाल जो cos x लिखा है वो साइन के एंगल के रूप में लिखा है, यानी कि वो उसके अंदर है। तो अगर मैं सिर्फ sin x को t मानता हूं तो उसका डिफरेंशिएशन होगा cos x साथ में dx, जो कि यहाँ है नहीं। तो आप क्या करेंगे, आप इस अंदर वाले को t मान लेंगे, यानी कि cos x को t मानेंगे आप। क्या डिफरेंशिएशन भाई cos x का? माइनस साइन एक्स माइनस इंटू डी एक्स बराबर डी टी। ये जो माइनस आता है या 2 आता है या कोई भी 3 आता है या कोई भी कांस्टेंट, घबराने की जरूरत नहीं है आपको, वो हमेशा आपको दूसरी साइड भेज देना है बिना किसी टेंशन के, उसे उठा के उधर भेज दो। तो आपके पास अब देखो ये साइन एक्स और ये डी एक्स मिलके क्या हो गया बेटे, माइनस डी टी। करना जरा सब्स्टिट्यूट, साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी, तो माइनस बाहर, ये हो गया साइन टी और डी टी। क्या होता है भाई साइन टी का इंटीग्रेशन? cos t minus cos माइनस कॉस टी नहीं माइनस कॉस टी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये हो गया कॉस टी प्लस सी, टी की वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो कॉस ऑफ कॉस एक्स और प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, कॉस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। मैंने आपसे बताया था इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर रिवर्स प्रोसेस। कभी आपको ऐसा लगे कि यार कभी गलती तो नहीं कर दी हमने कहीं, तो आप इसका डिफरेंशिएशन करके देख लो, आप इसका डिफरेंशिएशन करके देख लो, यही मिलेगा आपको। चेक करके देख लो चाहे आप रफली, मेरी बात क्लियर हो जाएगी आपको। आसान होता है इंटीग्रेशन, बहुत इंटरेस्ट से उसे पढ़ो अगर आप, तो बहुत जी लगेगा आपका पढ़ने में। बहुत ही अच्छा टॉपिक है इंटीग्रेशन, लंबा जरूर है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जी हाँ, 5वां क्वेश्चन। ये जो 5वां क्वेश्चन है ना, ये बहुत परेशान करता है बच्चों को। वो जब भी इसको करते हैं तो आंसर ठीक नहीं आता, वो कहते हैं पता नहीं आंसर क्या आ रहा है सर, पीछे कुछ और आ रहा है, हमारा कुछ और आ रहा है। तो मैं आपकी सुविधा के लिए बता दूं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम
तीन तरीके से कर सकते हैं, तीन मेथड है इसे करने के, और तीन अलग अलग आंसर हैं इसके। जिस दिन मैंने आपको इंटीग्रेशन स्टार्ट कराया था उस दिन मैंने आपको बताया था कि डेफिनेट इंटीग्रल्स के अंदर तो पर्टिकुलर फिक्स आंसर आता है कि ये इसका आंसर है, ये इसका किसी भी मेथड से निकालोगे वही आंसर आएगा। लेकिन इनडेफिनेट इंटीग्रल के एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को अप्लाई करने के बाद आपको वो सारे आंसर्स इक्विवेलेंट दिखाई देते हैं, दिखाने की जरूरत नहीं है, होते हैं ये। लेकिन अब अलग अलग कैसे निकल सकते हैं, देखो मैं आपको इसी क्वेश्चन के तीन आंसर निकाल के दिखा रहा हूँ, तीन अलग अलग मेथड से समझा रहा हूँ। पहला मेथड मैंने लेट कर लिया भाई कि साइन ax प्लस बी को t मान लिया। मुझे इसका डिफरेंशिएशन बता दो आप, मुझे आता नहीं साइन ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन। cos ax प्लस बी और ax प्लस बी का a साथ में है ना, और इंटू dx बराबर dt। वो बाय का dx इधर ले आए हम, इसे यहीं रोक लिया, इसे अपॉन में भेज दिया दूसरी तरफ, अगले स्टेप में भेज देंगे ना। यहाँ पर जरा सब्स्टिट्यूशन करना, इसे t मानना था बेटा, तो ये तो t हो गया, ये पूरा मिलके हो गया 1/a dt। 1/a बाहर ले लिया मैंने, dt ये रह गया। हाँ जी, क्या होता है 1 अपॉन इसका सॉरी t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, t की वैल्यू रख दी भाई हमने, तो ये आ गया साइन स्क्वायर ax प्लस बी अपॉन 2a प्लस c। ये एक आंसर आ गया, ठीक है जी। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, जब निकाल लेते हैं आंसर तो उसके बाद किताब खोल के देखते हैं बैक साइड पे, वहां पता चलता है कि ये आंसर है ही नहीं पीछे, तो कुछ और ही आ गया, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे भाई पता नहीं क्या समझा दिया सर ने, हमारा तो ठीक आने का। तो गलत नहीं है ये, बिल्कुल ओके है ये आंसर। अब आप कहो सर दूसरा कौन सा आंसर है, और वो जो बुक में आ रहा है वो कौन सा आंसर है, वो भी निकाल के बताओ हमें। तो कोई बात नहीं, हम इसी क्वेश्चन को दोबारा करते हैं एक बार, ध्यान दीजिएगा। सेम क्वेश्चन बाय डिफरेंट मेथड। I is equals to integration of sin ax plus b into cos ax plus b into dx। मैंने लेट कर लिया आपकी बार, cos ax plus b को t मान लिया, जरा डिफरेंशिएशन बताना। माइनस a sin ax plus b, माइनस a sin ax plus b into dx बराबर dt। माइनस a को उधर भेज दिया मैंने, तो साइन ax प्लस बी इंटू dx की वैल्यू -1 अपॉन a dt आ गई। जरा भर्ती करना इसमें, -1 अपॉन a बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax प्लस बी और dx की जगह पर -1 अपॉन a dt आया, और इसे t मानना हमने, तो ये आ गई क्या वैल्यू, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर अपॉन 2, t स्क्वायर अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 है तो इसी का ही आ गया, t स्क्वायर आया, t स्क्वायर मतलब उसके अंदर वैल्यू पुट कर दी, तो cos स्क्वायर ax प्लस बी और प्लस c। ठीक है जी, ये दूसरा आंसर। जब हमने बुक में चेक करा तो ये भी आंसर नहीं है, क्या हो रहा भाई, ये ना ये आंसर है ना वो आंसर है, तो फिर आंसर कौन है, देखो आंसर कौन है। अब इसी क्वेश्चन को हम तीसरे मेथड से कर रहे, सेम क्वेश्चन, आंसर ये भी ठीक है, आंसर ये भी ठीक है, और जो हम अब निकाल लेंगे बुक वाला आंसर वो भी ठीक है। देखिए ध्यान से, तीसरा मेथड सेम क्वेश्चन का। भाई मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि ये फार्मूला बन रहा साइन थीटा कॉस थीटा, 2 की कमी है। एक फार्मूला होता था 2 साइन थीटा कॉस थीटा, किसका फार्मूला होता था, sin 2 थीटा, साइन 2 थीटा का। तो मैंने क्या करा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से क्या कर दिया
डिवाइड, ये वाला 2 तो बाहर ले लिया, 2 sin थीटा cos थीटा को लिख दिया sin 2 थीटा। बोलो बच्चे, लिख सकते हैं क्या ऐसा? कोई परेशानी? अब इसके बाद या तो आप इसे सब्स्टिट्यूशन से कर लो, या आप इसे कर लो सीधा सीधा। सीधा सीधा कैसे सर? मैंने आपको बताया था लीनियर अगर पावर है, लीनियर है अंदर, तो जो भी उसका x का कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड कर देते हैं सीधा सीधा, जल्दी हो जाता है थोड़ा सा, है ना। तो आपने cos sin इसे x मान लिया 1 मिनट के लिए, चेन रूल नहीं लगा रहे, क्योंकि यहाँ लीनियर है इसलिए हम उसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर सकते हैं। क्या होता है भाई? sin x का इंटीग्रेशन, हाँ जी, minus cos x, माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस ट्वाइस ऑफ ए एक्स प्लस बी, और अपॉन कितना? इसका कोफिशिएंट एक्स का 2a और प्लस सी, कितना हो गया भाई? -1/4a कॉस ट्वाइस ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी। जरा चेक करना आंसर बुक में, क्या आंसर है आपकी बुक के अंदर। तो आपने एक बात देखी कि हमने एक ही क्वेश्चन को 3 तरीके से करा। अब जरूरी नहीं है कि हर बच्चे का आईक्यू लेवल एक सा सोचने का हो, इसलिए इनडेफिनेट इंटीग्रल के आंसर वेरी करते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, जहां पे कहीं भी ट्रिग्नोमेट्री का जरा सा भी यूज हो। आप कहो सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये तो गलत बात है। बिल्कुल आंसर तो वही होना चाहिए था जो आंसर है इसका। तो ये इक्वल कैसे है सर, हमें समझाओ आप। कोई बात नहीं, आप cos स्क्वायर एक्स को 1 प्लस करके 1 + 2 cos x अपॉन 2 की फॉर्मेट में लिख लेंगे तो आपको वही आंसर जो का तू मिल जाएगा। आप कहो सर इसमें एक 1 फालतू आएगा प्लस में, तो मैं आपकी नॉलेज के लिए एक और बात बताना चाहूंगा कि कभी भी इंटीग्रेशन के इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के आंसर के अंदर कभी भी इंटीग्रल कांस्टेंट के अलावा कोई कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। क्या मतलब है इस बात का? मान लीजिए एक आंसर आया, आंसर की बात कर रहा हूं, लास्ट आंसर जो आया वो ये आया 1/2 प्लस sin 2x/2 और प्लस c। ठीक है जी, 1 मिनट के लिए सोच लो, ये आंसर आया आपका हाफ ऑफ sin 2x/2 प्लस c। अब इसमें इंटीग्रल कांस्टेंट के साथ एक और कांस्टेंट लिखा हुआ है, हाफ लिखा हुआ है ना। तो आप क्या करेंगे, आप इस c को तुरंत c1 लिख देंगे। क्या कर देंगे इस c को, और बाद में इस हाफ को और c1 को कंबाइंड करके अभी क्वेश्चन आएगा आगे ऐसा, इसे c पुट कर देंगे और यहां लिख देंगे वेयर c इज इक्वल्स टू हाफ प्लस c1। अभी क्वेश्चन आएगा ऐसा जब अभी हम आगे चलेंगे। हाँ जी बताओ सर, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा इंडेफिनेट इंटीग्रल है? अरे भाई, रामलीला खत्म होगी, सवाल वही है आज भी, सीता किसका बाप था? भैया सीता माता थी, सीता माता थी। और इनडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रल की पहचान ये है कि डेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट लगी होती है, इनडेफिनेट में लिमिट नहीं लगी होती है। ओके सर। ठीक है, चैप्टर का नाम तो याद होगा। यस पहले सर। दिन का काम है ये, पहले दिन का काम है भाई चोटिल। चलिए, सब कुछ खत्म हो गया, आधा इंटीग्रेशन खत्म हो गया एक तरीके से। यूं पूछ रहे हैं पता कैसे चलेगा सर? चलो भाई कोई बात नहीं। छठा सवाल, इंटीग्रेशन ऑफ √ax + b और dx। अब कभी भी लीनियर आए ना अंदर तो उसका डिफरेंशिएशन ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन 1 ही होता है। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। आप कहो नहीं सर अंदर वाले का तो a है, अरे भाई वो कांस्टेंट को ना गिना करो,
वो तो दूसरी तरफ भागी जाना राइट साइड पे, तो उसकी टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। आप अंदर वाले को सिर्फ टी मान लो। किसको बोला? ए एक्स प्लस बी को। डिफरेंशिएशन बताइए। ए अपनी जगह, x ए का 1, b का 0, इसका dt बाई डी एक्स, बाय का dx इधर ले आए, dt ये रहा। अगले स्टेप में a को कहां भेज देंगे? अपॉन में रख दो, इसमें पुट कर दो। i बराबर 1/a इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी dt रह गया क्या सिर्फ? सर रूट टी का आप सबको पता है, टी की पावर हाफ लिख लो। इसे पहले टी की पावर हाफ लिख लो और टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। ये 2 ऊपर चला जाएगा, 3 इसके साथ आ जाएगा, तो 2/3a। टी की वैल्यू रख दी हमने ए एक्स प्लस बी होल पावर 3/2 और प्लस सी। कोई आपत्ति इतने तक? बिल्कुल साधारण कर सकते हैं सभी। एक अगला क्वेश्चन और समझो पहले, उसके बाद मैं आपको वो सिखाऊंगा कि किस तरीके से ये वाला काम होता है, ये कांस्टेंट को एडजस्ट करने वाला। एक क्वेश्चन और सिखाऊंगा, फिर आज आप पूरी एक्सरसाइज ट्राई करेंगे 2-3 क्वेश्चन छोड़कर। कल हम इसकी प्रॉब्लम्स लेंगे। मैं समझता हूँ अब शायद क्लियर होने लग गई होगी बात थोड़ा बहुत कि कैसे करना है क्वेश्चन को। सर 7th क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है, i इज इक्वल्स टू x अंडर रूट x प्लस 2। अब यार इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, किसे टी मानने, अंदर भी x है बाहर भी x है। अरे भाई जब लीनियर हो ना तो सोचने की जरूरत नहीं होती। रूट के अंदर वाले को टी मान लो, चाहे पूरे रूट समेत टी मान लो, दोनों तरीके से हो जाएगा क्वेश्चन। आपने रूट के अंदर वाले को टी मान लिया, x प्लस 2 को टी मान लिया, आपने डिफरेंशिएशन करा, इसका 1 हो गया, और इधर dt बाई डी एक्स, तो dx किसके इक्वल आ गया? dt के। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, जब इसको इंटीग्रेट, इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं ऊपर, यहाँ तो लिख दिया रूट टी, वो dx को लिख दिया dt, और इस x को लिख दिया x। अरे भाई आपको एक बात बताई थी मैंने, x को खत्म करना है पूरी तरीके से, तो आप मुझे x की वैल्यू बताओ ना, यहाँ से कितनी आएगी t की टर्म्स में? -2 t-2। अब बस इसके अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, सीधा साधारण सवाल बन जाएगा। हाफ और 1 पावर मिलके 3/2 होगी, और 2t की पावर ये हाफ होगी, और इनटू dt। दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करके प्लस c लगा दोगे, आंसर मिल जाएगा आपको t की वैल्यू रखने के बाद। ये था क्वेश्चन नंबर 7, जो कि आप इजीली आराम से अब कर सकते हैं। इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं उनमें भी बड़े इजीली आपको पता चल जाएगा कि किसको आपको टी मानना है, चाहे वो 8th हो, 9th हो, 10th हो, 11th हो। थोड़ा बहुत हो सकता है एक आध क्वेश्चन आगे आपको परेशान करे, कोई बात नहीं, कोशिश करना एक बार, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और जो नहीं करते हैं कोशिश, उनकी नैया आजकल हो रही। कोरोना वायरस, कोरोना जिंदाबाद। कोरोना एक बहुत अच्छा फेस्टिवल है। वो एक बच्चे ने वीडियो बना रखी, कहने लगे ये इस टाइम पे मनाया जाता है और बच्चों में खुशी की लहर होती है। इस चक्कर में कई लहर आ गई और चली गई। चलिए सर, क्वेश्चन है 10 स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। सर मैंने आपको बताया था 10 स्क्वायर का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, 10 स्क्वायर का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, इंटीग्रेशन तो सेक स्क्वायर का होता है। ठीक है जी। आप कहो सर अभी इसमें 2x माइनस 3 जो आ रहा, हम इसे लेट कर लें पहले, कोई बात नहीं, आप इसे लेट कर लो। आपने 2x माइनस 3 को t मान लिया, 2 dx इक्वल टू dt हो गया, dx की वैल्यू हाफ dt आ गई, आपने उठा के सब्स्टिट्यूट कर दिया, हाफ बाहर आ गया, ये हो गया 10 स्क्वायर t, और ये हो गया dt। यही आया। 10 स्क्वायर t का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता ना, हमें पता है, तो हमने इसे लिख दिया सेक स्क्वायर t माइनस 1। सिखाई थी ये बात आपको। अब ये आ गया मेरे पास। सर मैं इसका इंटीग्रेशन करना चाहता हूँ और आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, आप बताएं मुझे। बोलिए सर। हाफ तो बाहर है ही, वो तो लगा ही रहने दो हाफ। चलो इसका बोल लो भाई, सेक स्क्वायर टी का है जी।
फार्मूला है सेक 10t स्क्वायर टी का, तो सीधा सीधा 10t, सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन 10t और 1 का इंटीग्रेशन T. टी। एक्स ना लिख दियो, टी के रेस्पेक्ट हो रहा काम। ये एक ऐसी मिस्टेक है जो ज्यादातर बच्चों के दिमाग में घूम रही होती है। उनके दिमाग में आता है 1 का तो एक्स है, सर ने पढ़ाया था, बड़े खुश होते हैं, कहने लगे एक्स, आंसर भी मैच कर गया, एक्स से ही मैच कर गया आंसर, और करेगा, लेकिन गलती हो गई, वो 0 मिलेगी आपको, चाहे आप कितने भी खुश हो जाओ। ये आ गया, वैल्यू पुट कर दिया आपने अब इसके अंदर, तो ये आ गया 10 2x - 3, यहाँ हाफ को इसके साथ भी तो भेजना पड़ेगा, ये लिखा 2x - 3 और प्लस c। अब आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, हाफ ऑफ 10 2x - 3, इससे मल्टीप्लाई करी तो माइनस का x, माइनस माइनस प्लस 3/2 प्लस c। मैंने आपको अभी एक बात बताई थी कि कभी भी इंटीग्रल कांस्टेंट के अलावा कोई और कांस्टेंट नहीं होगा। आप इसे c को c1 लिख देंगे, ऊपर जितने भी दिखाई दे रहे, और इसे इकट्ठा करके वापिस से c लिख देंगे, तो आंसर आ गया हाफ ऑफ 10 2x - 3 माइनस x प्लस c। अगर आप यहाँ डायरेक्ट x लिख देते तो बड़े खुश होते, कहने लगे वाह, ये तो सीधा ही आ गया, हमारा तो स्वाद आ गया एकदम से। लेकिन इतना स्वाद भी खतरनाक हो जाए कई बार, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेंगे आपको कि इन चीजों का ध्यान रखना है। और एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 32 33 34 को छोड़कर, 32 33 34 को छोड़कर बाकी 39 तक सारे ट्राई करके लाने हैं। जो भी आपसे नहीं होंगे वो हम कल सारे डिस्कस यहीं पर करेंगे, और कल का टाइम आप लोगों का यही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं है।